हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम 98। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं स्टडीग्राम 98। तो हमेशा की तरह आइए आज इस न्यू सेशन में आज हम अलग टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक जो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस। मैं आज इस नए सेशन में क्लास 10 की जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी बुक, वो भी साइंस का कवर करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस सेशन में वो क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में दो चार मतलब पूरे चैप्टर वाइज और क्वेश्चन भी डील करने वाला हूँ। तो आप हमारा रेगुलर व्यूअर रहिए और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज का हमारा जो ये है क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है उसको मैं कवर करने वाला हूँ, अभी साइंस की। ऐसे मैं एनसीईआरटी को क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट को भी कवर करूँगा, तो धीरे धीरे सारे वीडियो को। और देखिए, आपको ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्टिंग थोड़ा सा अच्छा ना हो पाता है फिर भी, लेकिन अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा। तो चलिए आइए चैनल को शुरू करते ये वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी साइंस की, उसकी हम लोग ये विषय सूची की बात कर लेते हैं। जो हमारा कंटेंट रहेगा क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा अम्ल, क्षार और लवण है, जैसे आप। नेक्स्ट है ये धातु और अधातु। फोर्थ हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे आप लोग कार्बन और उसके कंपाउंड, उसके यौगिक। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो रहेगा हमारा तत्वों का आवर्त, जो पीरियोडिक टेबल है, जो इतने एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो ये जैव प्रक्रम, जो लाइफ प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट हमारा नियंत्रण एवं समन्वय रहेगा। 8 नंबर जो हमारा यूनिट रहेगा जीव जनन कैसे, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो 9th यूनिट रहेगा, जो आनुवंशिकता और जैव विकास, जो डार्विन के वगैरह सिद्धांत है, उसमें सारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर यूनिट होगा वो प्रकाश का प्रवर्तन, हमारे यहाँ से फिजिक्स शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मतलब कि वहाँ पे ह्यूमन आईज और उसके जितने भी लाइट के इफेक्ट, लाइट की ये सब चीज़, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा हम जो 12 जो यूनिट रहेगा वो हमारा ये विद्युत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा वो ये इलेक्ट्रिक करंट और उसके जो चुंबकीय प्रभाव है, मतलब मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो ये सोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी के जो सोर्स, ऊर्जा के जो स्रोत है उसको पढ़ेंगे। और हमारा 15 नंबर रहेगा हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। और लास्ट जो हमारा यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, जो जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। ठीक है। इस 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 सेशन में हम इसमें कवर करने वाले, जो हमारा अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चलेगा, फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा अभी रासायनिक अभिक्रिया इसके एवं समीकरण। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर का। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हमारा यूनिट फर्स्ट में क्या हमारा है, जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब चलिए अभी चैप्टर के अंत में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या और उसके समीकरण क्या है। चलिए इसके बाद बात करते हैं थोड़ा रसायन के बारे में कि क्यों हमारे डेली लाइफ में रसायन जो किस तरह से, रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से इन्वॉल्व है। तो चलिए कह रहे कुछ परिस्थिति को हमको ध्यान देना है, जिससे हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखें कि गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कमरे के ताप पर दूध को क्या कहते हैं, खुला छोड़ दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि अगर दूध को ढक कर रखेंगे वो रहेगा थोड़ा, उसका दूध फटने का चांस रहता है। नेक्स्ट हमारा है कि लोहे का जो तवा है, तसली या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ दिया जाता है। अगर जो लोहे की चीज़ है जो थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, आप देखते हैं कि जंग लगना, जंग लग जाता है उसमें, ये जो रेड जो होता है आयरन का ऑक्साइड जो उसमें जम जाता है। नेक्स्ट है कि अंगूर का किण्वन होना, मतलब उसको सड़ना, उसको उसमें से खमीर निकलना उसका। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे शरीर में भोजन पच जाना, हमारे शरीर में क्या होता है, हम लोग भोजन खाते हैं, हमसे पचता है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है और हम सांस लेते हैं। ये सारे जो जितने सारे एग्जाम्पल आप देखें, ये सभी हमारे घटना जो क्या हमारे डेली लाइफ में घटने वाली घटना है। तो इनसे हमको क्या चीज़ मिलता है, इसमें देखते हैं कि सभी एग्जाम्पल देखते हैं तो आप खुद से समझ सकते हैं कि इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है, जो वस्तु की जो प्रकृति है, इसकी जो जनरल नेचर है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, उनकी प्राकृतिक और क्या होते हैं पहचान जो क्या होती है, बदल जाती है, कुछ ना कुछ बदल जाती है। और वैसे बदल जाती है फिर उसको रिवर्स नहीं ला सकते हैं। जैसे कमरे के दूध पिए, जो कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ते क्या, दूध का फट जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लोहे की तवा कील या जो भी चीज़ है उसको आर्द्र वायुमंडल में जो मॉइस्चर वाले जो इन्वायरमेंट है उसमें छोड़ने से क्या होता है, उसमें उसका जंग लग जाना, जंग लग जाना। ठीक है। दूध का फट जाना। इस सब में देखना है कि क्या वस्तु की जो प्रकृति है उसकी पहचान क्या होती है, बदल जाती है। उसी तरह अंगूर का किण्वन होता है, उसमें भी चेंज होता है। भोजन पक जाता है तो भोजन जो हमारा कच्चा रहता है उसके उसके गुण में परिवर्तन होता है, उसके स्वाद में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन होता है। उसी तरह हमारा भोजन, हम भोजन करते हैं और मलमूत्र के माध्यम से हमारे शरीर में निकल जाता है, उनकी जो पहचान और प्रकृति दोनों बदल जाती है। ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सारे जो जितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, जितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया, उसी के ये कारण ये होता है। चलिए आगे और हम देखते हैं। यहाँ पे तो हमने परिवर्तन देख लिया, लेकिन परिवर्तन दो तरह के होते हैं। पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो पदार्थ के जो परिवर्तन होंगे दो तरह के होते हैं। पदार्थ में भौतिक और रासायनिक दो परिवर्तन होते हैं। चलिए दोनों में डिफरेंट कैसे होंगे। दोनों में जैसे भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन होने के बाद उसको फिर वापस उस रूप में हम चेंज करके ला सकते हैं। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होती है तो उसमें हम लोग फिर वापस उसको आसानी से नहीं ला सकते हैं। जैसे जैसे आप पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और वाष्प को फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे तो फिर हमारा पानी जल में आ जाएगा, द्रव द्रव अवस्था में हमारा आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से चीज़ों को, किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे लकड़ी को हम जला दें, जलाने के बाद राख बन जाए, फिर उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से लकड़ी का जलना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन हमारा ये जैसे द्रव पानी का उबलना, गर्म होना, ये हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए उसमें क्या होती है कि जैसे रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा का ये अवशोषण होता है या ऊष्मक्षेपण होता है, या उसमें से ऊष्मा निकलती है, या बहुत ये रासायनिक परिवर्तन कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें उसको हम लोग आगे देख लेंगे। और भी चलिए यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ना कुछ इन सभी जो जितने सारे एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या ना किसी तरह की परिवर्तन हुई थी। चलिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रहा है। क्रियाकलाप को हम जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के जो रिबन है उसको जलाया है, जलाने के बाद व्हाइट पाउडर निकला हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा दिखा रहा है कि मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है उसको जला दिए हैं तो हमको व्हाइट पाउडर उसका मिला हुआ, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और इससे जलाने से फिर हम ये हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसको जलाने के लिए जो हमारा ऑक्सीजन प्रयोग हुआ, फिर ये पाउडर से फिर मैग्नीशियम को रिबन को जो नहीं ला सकते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा केमिकल। यहाँ से तो आप देख लीजिए कि हाँ चीज़ों का जो कैसे परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व है। चलिए अब उसमें चीज़ें जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो क्या क्या चेंजेस होगी, कि उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन मतलब है कि ठोस, द्रव्य, गैस में, एक जगह ठोस में है तो द्रव में हो सकता है, गैस में बदल सकता है, गैस में है तो द्रव में आ सकता है, ठोस में आ सकता है। इस तरह से चेंजेस हैं। उनके कलर में परिवर्तन हो सकते हैं, उनके कलर में परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट उसमें से क्या होता है, गैस का निकास, उसमें से गैस निकलेगा या गैस की जरूरत होगी, उसमें गैस उत्सर्जन होगा। तापमान में परिवर्तन, जो भी उसका टेम्परेचर होगा उसमें बदलाव होगा। तो ये तीन चीजें आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, और तापमान में परिवर्तन होगा। चलिए यहाँ पे बाकी जो क्रियाकलाप है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट
नहीं है मतलब, फिर भी हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण की होता क्या है, इसको बारे में बात करते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो भी देखिए आपने देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है ऐसे समझिए। जैसे अभी हमने क्या किया, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाया, उसको ऐसे जलाया, उसको सब भाषा में लिखने में हमारा बहुत सारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में, उसको संक्षेप में लिखने की जो विधि है वो हमारे क्या है, रासायनिक समीकरण होती है। उसको लिखने कैसे है, जैसे कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, कह रहे वाक्य के रूप में, अगर इस चीज़ को, उस घटना को, इस प्रक्रिया को अगर वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षेप में भी लिखा जा सकता है, और जो संक्षेप में शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होता है। और वही हमारा क्या होता है, शब्द समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होती है। यानी जो भी हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको शब्द संक्षेपण में लिखना, यानी सरलतम विधि में लिखना, शब्दों में लिखना, वो हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे मैग्नीशियम को, यहाँ पे मैग्नीशियम को ले लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, माने साइंस की भाषा में जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, यानी मैग्नीशियम को हम लोग जलाए थे वहां पे, ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या करना, इसको जलाना, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम लोग अभिक्रिया कराए थे तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे व्हाइट पाउडर बना था, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे चीजें होती है कि, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो चीज़ है मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें मिली, इनको क्या बोलते हैं, और जो अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, चलिए अभी देखते हैं। चलिए अभी आपने देखा कि इस अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ भाग लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो चीज़ों ने इसमें भाग लिया। ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, माने ये मैग्नीशियम ही ना मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला, इसे अभिकारक कहते हैं। मतलब जो चीज़ें अभिक्रिया में भाग लेती है उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया यहाँ पे एरो का चिन्ह अभिक्रिया की रिएक्शन की जो दिशा दिखा रही है, रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद जो चीज़ बनते हैं, नए पदार्थ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भाग लेता है अभिक्रिया में, जो भाग लेता है, यहाँ पे आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में जो भाग लेंगे पदार्थ हो क्या होंगे हमारा, वो हमारा होंगे अभिकारक। अब चलिए, अब जो नया पदार्थ बनेगा अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ, नया पदार्थ जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद। ये चीज, ये पॉइंट को आपको याद रखना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपने देखा जो रिएक्शन, इसमें क्या थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले थे, ये दोनों मिल के क्या बनाए थे, इन दोनों में अभिक्रिया हुआ था, क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए थे तो क्या बना था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, ये जो अभिक्रिया में भाग लिया, अभी आपको बताया, तो ये होते हैं अभिकारक, अभिकारक। और ये हमारा जो अभिक्रिया होने के बाद, हम अभिक्रिया होने के बाद जो बने वो हमारे क्या आ जाएगा, उत्पाद, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं, जैसे कह रहा है कि शब्द समीकरण, इसको टोटल को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, आपको याद रखना, आपको शब्द समीकरण, ये पूरे प्रोसेस को, पूरे जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम, कह रहे हैं शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के मध्य एक तीर का निशान दिया जाता है। तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये मतलब कि ये अभिकारक ही आपको दिशा दिखा रहा है कि अभिक्रिया इस दिशा में हुआ है, ये इन दोनों चीजों के मिलने से हमारा नया उत्पाद बना है, ये दिशा दिखाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर, या अभिकारक के बीच आप योग का चिन्ह दिखा रहे हैं, मतलब कि ये दोनों मिला हुआ है, इन दोनों आपस में रिएक्शन किया हुआ, अभिक्रिया किया हुआ है। ये प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा है, प्लस का चिन्ह लगा कौन है, LHS में लिखा था, ये आपको LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा LHS। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह दिया जाता है,
और यहाँ पे देखिए हमने तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है, लेकिन अगर कभी हो सकता है कि दूसरे अभिक्रिया में हमारा एक से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर इसकी चीज को दर्शाएंगे। इस तरह अभिक्रिया को तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लस और ये एरो का चिन्ह क्यों होता है। ये हमारा प्लस क्या होता है, दिखाता है कि क्या क्या चीज मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे उत्पाद में भी प्लस हो सकता है, उससे पता चले कि क्या क्या चीज बन रहा है। और ये एरो का चिन्ह आपको क्या दिखाता है कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हुई है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा था, शब्दों में लिखा था। अभी हमने क्या देखा था, शब्दों में लिखा था, शब्दों में लिखा था। अब कह रहा है कि क्या इससे भी कोई संक्षिप्त विधि हो सकती है, तो होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, उनके संकेतों में लिखते हैं। चलिए रासायनिक जो समीकरण हो क्या क्या दर्शाता है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक जो समीकरण होता है वो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। चलिए अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते कैसे हैं, शब्द से तो लिख दिए, वो भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन अगर सेंटेंस में वाक्य में लिखते हैं तो बड़ा होता था, उससे छोटा शब्दों में लिखे। अब शब्दों से भी छोटा हम लिख सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, उसके सूत्रों का, उसके फॉर्मूलेस को, उसके जो सिंबल्स है उसके प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें। तो ये जैसे आप एम जी मतलब हमारा जो एम जी जो सिंबल होता है किसका, मैग्नीशियम का, O2 हमारा ऑक्सीजन का है, वो दोनों रिएक्शन करके हमारा क्या हो गया, MgO। तो ये अभी देखा कि जो शब्दों में हम समीकरण को लिखे थे, रासायनिक अभिक्रिया को लिखे थे, उससे हमारा ये छोटा हो गया। तो हम संकेतों के माध्यम से, उसके संकेतों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस समीकरण को और भी छोटा संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखते हैं। इसके पहले हमको जितने भी तत्व हैं सभी के क्या करना चाहिए, हमको संकेत याद होना चाहिए। उसके जो एटॉमिक नंबर, परमाणु जो संख्या कितनी किस में होती है, वो सभी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई चीजें आपको दिखाया गया। चलिए यहाँ पे चीजें क्या करें, जैसे करें तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। परमाणुओं की जो संख्या है, तीर के बाईं और दाईं होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों मिला के हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 है। तो देखिए ये चीजें एक सी होती है, जैसे ये अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन ये जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, जो अभिक्रिया है हमारा उसको संतुलित कैसे करते हैं। चलिए ये चीजें जो आपको दर्शाया जा रहा है, यही क्या होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का है हमारा क्या है, समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया का इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण। ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया उसका ही हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण है। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस तरह का जो ढांचा उसके संकेतों के रूप में लिखा जाए तो हमारा क्या होता है, वही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। चलिए ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम का वायु में जलने की ढांचा है। वायु में जलने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से हमारा अभिक्रिया। वायु में जलना, साइंस की भाषा में हम लोग क्या करते, साइंस में क्या समझते हैं, जब हम किसी चीज को जलाएंगे मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। अब चलिए समीकरण को हमको संतुलित कैसे करना है। संतुलित करने का मतलब कि जो एरो के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड जितने सारे परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए आपको एक रूल है जो आपको जिससे मालूम है। जैसे आप ये द्रव्यमान के संरक्षण के जो नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें दिया जाता है आपको, यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कराए कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित हो, उसको क्या कर सकते हैं, न तो निर्माण होता है न ही द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही इसका विनाश होता है। उसी तरह आप रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद है उनके कुल द्रव्यमान कितने, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी समक्रिया में जितना द्रव्यमान का तत्व भाग लेगा हमारा उत्पाद भी क्या होगा, उतना ही द्रव्यमान का बनेगा। ठीक है, जैसे समझ लिए कि हमको कोई चीज भोजन बनाना है, जैसे दाल और चावल ये बनाना है, तो हम दाल जितना लेंगे चावल जितना लेंगे, वो दोनों को मिला जितना भी बनेगा, दाल चावल की मात्रा जितना होगा, और भोजन बनने के बाद भी क्या होगा, वो मात्रा हमारा सेम हो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे जनरली तो भोजन के कंडीशन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया जो हो रहा है वहाँ पे ऐसा होगा कि जितने सारे अभिकारक होंगे, अभिकारक में जितने तत्व लेंगे जिनका द्रव्यमान जितना होगा, उतना ही क्या होगा, जो उत्पाद बनेंगे
जो उत्पाद बनेंगे उनका भी द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा, यानी द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, इसे हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। अब इस चीज को जैसे समान अगर नहीं रहती है अभिक्रिया होने के बाद, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। समीकरण दिया गया उसको हमको संतुलित करना है। जैसे यहाँ पे है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया गया तो ये क्या बना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्या हो गया, अभी आपको मालूम है ये हमारा अभिकारक होगा। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या हो गया, अभिकारक होगा, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, हमारे उत्पाद। ये सभी हमारे क्या होगा, उत्पाद होगा। चलिए, तो चलिए इसको सबसे पहले हम इसको, ये तो शब्दों में है, शब्द समीकरण है। अब शब्द समीकरण को हम क्या करते हैं, संकेत में बदल देते हैं। तो जिंक का हम लोग को मालूम है Zn होता है और H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो हमारा संकेत होता है H2SO4, और इसको रिएक्शन दिखा दिए एरो के चिन्ह से। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट बना है, जो हमारा उत्पाद बना है, क्या बना है, जिंक सल्फेट, जिसका हमारा जो ये संकेत हमारा जो समीकरण होता है जो हमारा ZnSO4, और हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4। अब देखना है कि हमारा कि जो एरो के पहले जो हमारा उत्पाद में जितने परमाणुओं की संख्या है, तत्वों में जितने सारे परमाणु की संख्या है, उतना ही तत्व की परमाणु की संख्या बाद में है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक के परमाणु की संख्या हमारा क्या है, 1 है। इधर 1 है तो इधर भी हमारा 1 है। चलिए ये तो बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की हमारा परमाणु संख्या इधर देख रहे हैं कि हमारा 2 है, इधर भी हमारा परमाणु संख्या 2 है, तो ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस को, सल्फर हमारा इधर 1 है और इधर भी हमारा 1 है, तो ये भी बराबर। और मैं नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इधर 4 और इधर भी 4, यानी मतलब कि समीकरण क्या है, दोनों तरफ अगर बराबर है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो समीकरण क्या होगा, संतुलित है। मतलब कि क्या है, समीकरण हमारा क्या है, बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम। एग्जाम्पल यह था कि जैसे जिंक और ये H2SO4 को रिएक्शन कराए थे, तो हमारा क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जिंक की जो LHS, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। RHS मतलब ये LHS हमारा क्या है, अभिकारक, और ये हमारा क्या है, उत्पाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS में जिंक की जो परमाणु की संख्या 1 है, RHS में भी हमारा 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो इधर भी हमारा 2 है। सल्फर की परमाणु संख्या इधर 1 है LHS में, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का 4 है, इधर भी 4 है। तो इस तरह से हमारा क्या कहेंगे, तो इस तरह से जब प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या है दोनों तरफ बराबर है, जब कह रहा है कि तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है, हमारा संतुलित है। चलिए नेक्स्ट एक और दिया है, एक और समीकरण दिया, इसका भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी जो दूसरा हम समीकरण लेते हैं उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फेरस है, Fe आयरन, और उसको H2O जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या है, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना है। जिससे ये समझ लीजिए कि जैसे लोहे का जंग लगना, उसी का ये समीकरण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरो के जो अभिकारक में जो परमाणु की संख्या, अभिकारक में Fe के जो परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पे लेकिन जो उत्पाद बना उसमें Fe की संख्या कितना है, अब 3 है। तो यानी मतलब बैलेंस नहीं है। उधर भी यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, इधर 2 है, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है और इधर 4 है। देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे जो अभिकारक में 1 ही है, और यहाँ पे जो उत्पाद बना हुआ है फेरस ऑक्साइड बना हुआ है, उसमें हमारा ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। तो चलिए इस चीज को हमको बैलेंस करना है। जब समीकरण को बैलेंस करना जरूरी है, तो इससे हमारा सही में जो कितने तत्व, ये किसी तत्व कितने और वो परमाणुओं की जरूरत होती है, वो हमको बैलेंस करने के बाद ही पता चलता है। चलिए तो यहाँ पे कोशिश करते हैं हम।
सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो H2O है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्या है, हमको ऑक्सीजन को 2 करना है और हाइड्रोजन को कितना करना है, 4 करना है, 4 करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे सभी चीज़ को, ये जितने सारे अभिकारक और उत्पाद के जो संकेत दिए सबको बॉक्स बनाना, क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, उसके आगे ही हम कुछ लगा सकते हैं। चलिए, जैसे Fe है, जैसे Fe है, Fe यहाँ पे लगाएंगे तो हमको परमाणु संख्या बताएगा, परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। लेकिन जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये है, इसको क्या बनाएगा, अणु बताएगा। चलिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पे H2O में हम क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे अगर 1 लगाते हैं तो हो गया, यहाँ पे दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन अब हमको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Fe में देखते हैं। Fe में हमारे उत्पाद में जो आयरन है हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम इधर Fe को बराबर करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं 3, Fe के बगल में 3 लगाते हैं, तो Fe हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, और इधर हमारा बस 1 ही है। तो इसके आगे हम यहाँ पे कोशिश कर 4 लगा के देखते हैं, तो ऑक्सीजन 4 लगा दिए, तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखिए, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है उधर हमारा कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इधर हमारा जो हाइड्रोजन है 8 हो गया, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन इधर 2 है ना, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, तो हमारा इस तरह से हमारा जो समीकरण हो जाएगा 4 दूनी 8। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो Fe है, Fe दोनों तरफ 3 3 है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा इधर कितना है, 4 दूनी 8 भी है, उधर भी हमारा 8 है, इधर भी है 3 है, 3 है। और उसके बाद देख सकते हैं ऑक्सीजन को, देख सकते हैं ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है, 4 है, और उधर भी हमारा 4 है। चलिए, तो इस तरह से हमारा समीकरण जो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए, इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं समीकरण ले लेकर। हमारा टॉपिक आ रहा है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के हमारे प्रकार। अभी तो रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं सब समीकरण में, और उसके संकेत के समीकरण में सभी, और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सभी देख लिए। अब हमको देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। यानी समझ सकते हैं कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु नहीं बन सकता है, और न तो कोई दूसरा परमाणु का मिश्रण उसमें बाहर से जाता है, न ही उसमें से अंदर से बाहर जाता है, बाहर से ना आएगा ना जाएगा। इस तरह से क्या होता है, रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं परमाणु के आपसी जो आबंध होता है उससे जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये चल टॉपिक है। जो पहला हमारा आएगा, जो हमारा संयोजन अभिक्रिया, जो हमारा समीकरण का जो पहला टाइप आएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसके नाम से मतलब कि जुड़ने की अभिक्रिया, मतलब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, नया पदार्थ बनाएंगे क्या करके, मिलकर। जैसे आप इसका ये डिफिनीशन भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा डिफिनीशन कर रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ऐसे जो अभिकारक क्या होते हैं आपको मालूम है, जो समीकरण में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी चूना वूना की पुताई होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चूना पहले जो उसके क्या बोलते हैं ठोस में आता है उसको पानी में डाल के ऐसे करते हैं, तो जैसे ही डालते हैं उसमें से देखते हैं पूरा एकदम उबलने लगता है। ये हमारा क्या होता है, उबलना क्या दिखाता है कि उसमें से बहुत सारा हीट निकलता है, पूरा हमारा जो चूना का जो पानी होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जो हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम जैसे जल से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब जल से अभिक्रिया कराते हैं, महसूस अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है हमको क्या मिलता है, जिससे हम लोग जैसे घर की पुताई करते हैं ये सब, तो हमको क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। उसके अलावा उसमें से आपको हीट निकलता है, जैसे पूरा देखते हैं उबलने लगता है, आपने देखा भी होगा। तो जो अभिक्रिया वो हमारा केमिकल
रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया ही हो रहा है। जल के साथ जैसे अभिक्रिया करता है उसमें क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछते हुए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, ठीक है। या जल, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो हमारा बुझा हुआ चूना बनता है। तो बुझा हुआ चूना का जो हमारा ये क्या हो गया हमारा संकेत, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और हमारा जल से अभिक्रिया किया तो हमारा क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमको क्या मिला, उसके अलावा भी ऊष्मा भी निकला है। तो इस तरह की अभिक्रिया दो चीजें मिलकर एक बना रहे, इसलिए हमारा क्या होता है, ये संयोजी अभिक्रिया हो गया, संयोजी अभिक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। वहाँ पे आपसे लिखा भी हुआ है ये चीज, जैसे ऊपर की अभिक्रिया जो जो थी, निम्नलिखित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती है, और सफेदी करने के लिए 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इस दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात है कि रासायनिक सूत्र जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र भी क्या है, CaCO3 ही होता है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है ना, उसी तरह वो भी। चलिए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्या होता है, CO2 से अभिक्रिया करके हमारा क्या होता है, कैल्शियम बनाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर का भी क्या होता है, जब चूना पुताई होने के 2-3 दिन बाद हमारा जो चूना का पानी जो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो CO2 से अभिक्रिया करके। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है, वही होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हैं कोयले का जलना, कोयले का दहन, दहन मतलब कि दहन या जलना बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का अभिक्रिया मतलब जलना। जैसे यहाँ पे कोयला कार्बन है, कार्बन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड है में, ऑक्सीजन और गैस स्टेट में से दोनों को जलाए हैं तो हमारा क्या बना, CO2 बना है, मानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये भी हमारा क्या है, संयोजी अभिक्रिया, क्योंकि दो प्रोडक्ट, दो जो अभिकारक है मिलकर हमारा क्या उतना एक उत्पाद बना रहे हैं। दो या दो से अधिक जब अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा संयोजी अभिक्रिया होती है। ये हमें संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए इसके आगे और भी देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं मतलब कि जलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा जल का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं कि H2 और प्लस O2 दोनों मिलकर क्या होता है, H2O बनाता है, जो हमारा जल का होता है। ये भी हमारा दो से अधिक जो अभिकारक मिलकर हमारा एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, संयोजी अभिक्रिया। जल का बनना, कोयला का जलना, जैसे चूने का हाइड्रोजन ऑक्साइड को, ये चूने का पानी का बनना, ये सभी क्या है, हमारा संयोजी अभिक्रिया है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक पदार्थ में क्या तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, संयोग करके एकल निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अभी इस दोनों कंडीशन हमने क्या देखा कि जिन अभिक्रिया में जैसे चूने का पानी वाला हम देखा था, वहाँ पे उष्मा निकला हुआ था। जैसे आप देखे भी है कि चूने को जो ठोस होता है उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है, तो उससे हम क्या होता है, उष्मा निकलता है। कह रहा है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसके साथ साथ क्या मिलता है, उष्मा भी निकलता है, जो हमारा हीट निकलता है, हीट भी निकलता है, उत्पन्न होती है, तो ऐसे सभी को उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा उसमें से निकलता है, बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पे CH4, जैसे मीथेन को यहाँ पे ऑक्सीजन से जलाएंगे तो हमारा CO2 निकलता है, जल निकलता है, उसके साथ हमारा क्या होता है, जल निकल रहा है, उसके साथ ही हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जैसे कोयला को भी जलाते हैं तो वहाँ से CO2 गैस तो निकलता है, उसके साथ ही यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कोयला को जलाते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस तो निकलता है, उसके साथ हमको हीट भी तो मिलता है, उष्मा मिलता है। उसी तरह हमारे यहाँ पे देख सकते हैं CH4 जो मीथेन प्राकृतिक गैस है, जो हमारा गैस सिलेंडर वगैरह सब उस खाना बनता है, उसमें भी हमारा मीथेन प्रोपेन ये सब गैस भरा रहता है, उस सब भी हमारा जैसे हाइड्रोकार्बन गैस है। जैसे CH4 मीथेन को जलाते हैं, CH4 का मतलब समझ सकते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, जलाते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, हमको जल वाष्प मिलता है, उसके साथ ही हमको हीट मिलता है। तो जिसमें हीट मिलेगा तो हमारा क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हम लोग जीवन जीते हैं, हम आपको क्या बोलते हैं, हमको ऊर्जा की जरूरत है। हम लोग चलना बैठना बोलना, यहाँ तक कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं जहाँ हम स्थिर रहते हैं तो भी वो चल रहे थे, उसके लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? मनुष्यों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। हम सभी भोजन करते हैं और उस सब भोजन करते हैं, तो जब वो भोजन करने से भोजन का पाचन क्रिया होते हैं, वो भी हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन होना भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते, भोजन को हम लोग चबाते हैं, हमारे पेट के अंदर जाता है, उसके क्या होता है? उसके अंदर उनका पाचन होता है। जैसे चावल आलू ब्रेड, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमको ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग आगे पढ़िएगा कार्बोहाइड्रेट के क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, हमारा शरीर का निर्माण करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। फैट से भी। अब देखिए, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। जैसे हम लोग श्वसन सांस लेते हैं, इस चीज को, इसमें क्या क्या अभिक्रिया? हमारे भोजन का पचना, उससे ऊर्जा का निर्माण होना, उस ऊर्जा का हमारे शरीर में उपयोग होना। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कोई भी आलू चावल दाल अभी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से, इनको टूटने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन, उन सभी से मिलकर हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। और ये इन सभी, ये पूरा एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और इसका एक विशेष नाम क्या दिया गया? श्वसन। श्वसन, ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में किस विधि, किस अभिक्रिया द्वारा मिलती है ऊर्जा? तो श्वसन के द्वारा मिलती है। चलिए, इसके आप यहाँ पे इसका इसका जो आप रासायनिक अभिक्रिया भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाए C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कहाँ से, किससे प्राप्त होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? हमारे कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इन दोनों अभिक्रिया करके हमको क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे हम लोग सांस छोड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही हमारा जो जो अंदर श्वसन की प्रक्रिया जब होती है, तो हमको क्या होता है? ये CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो हमारा सांस छोड़ने पे हमको बाहर निकलता है। उसके अलावा जल वाष्प का निर्माण होता है, वो भी हमारे सांस छोड़ने के माध्यम से थोड़ा बहुत निकलता है। उसके साथ ही हमारा मेन, हमारा जो ऊर्जा मिलता है, जिससे हमारे शरीर की, जो हमारा जो संक्रिया, जो हमारे शरीर के सारे प्रोसेस है, जैसे चलना बोलना उठना बैठना खाना पीना, सारे प्रोसेस हमारी इस ऊर्जा से चलता है। देखते हैं, थोड़ा देर हम लोग खाना नहीं खाते, हमको थकान फील होती है, मतलब कि ऊर्जा की कमी होने लगती है। ठीक है। और जो हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही तो ऊर्जा होती है। ऊर्जा हम, हमारे ऐसे ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत है, लेकिन मनुष्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा भोजन। भोजन जैसे करेंगे, और हमारे जो शरीर में भोजन का पचना, उनका ये हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसका स्पेशल नाम क्या है? हमारा श्वसन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारे साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य के विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया को है। जैसे साग सब्जी, जो हमारा जो वेस्ट है, जो सड़ जाता है, सड़ता गलता है, उसके बाद भी वो भी, उसमें से भी क्या होता है? उष्मा का निर्माण होता है। तो भी हमारा क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, नेक्स्ट अब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे, कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वियोजन अभिक्रिया से। वियोजन अभिक्रिया, अभी हमने देखा है संयोजन। संयोजन मतलब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे थे। अब कल देखेंगे हम लोग वियोजन, मतलब एक प्रोडक्ट टूटकर दो बनाएगा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मात्र बस दो दो क्लास में इसको कवर कर देना है। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर भी करने के लिए। चलिए, तो आप तब तक आप वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम होता, आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, कुछ नॉलेज पाने के लिए। देखिए, मेनली ये जो क्लासेस हैं, आपको ये बेस है हमारे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं, इन सारे बेस से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो मेरा मानिए, तो आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को देखिए, डिटेल से देखिए। चलिए।